हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। और इसकी भी आज हम थ्योरी करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम थ्योरी पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी करने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। बहुत ही इजी थ्योरी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या क्या होता है। डाटा जो होता है वो नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, रॉ फैक्ट्स, इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस which have been recorded but not yet processed into a form suitable for use। यानी कि आपका जो रो डाटा होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब आपका डाटा है। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि आपको किस चीज़ में यूज़ करना है या इसका क्या करोगे। ये जस्ट नॉर्मल आपको रो डाटा दे रखा है। अब डाटा का ये मतलब हो गया ना कि आपको कितने सारे रो फैक्ट्स दे रखे हैं, इवेंट दे रखे हैं, ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। अब आपको इसका क्या करना है, वो होती है इन्फॉर्मेशन। अब सही डाटा का यूज़ करोगे। इन्फॉर्मेशन इज डाटा विच हैज बीन प्रोसेस्ड इन सच अ वे that it is meaningful to the person who receives it। जो भी यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है, अब आप उसको किस प्रकार से यूज़ करते हो कि वो अच्छी तरीके से एंड यूजर तक पहुँचे और वो इसका इस्तेमाल कर सके, वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो डाटा अगर एक स्मॉल हिस्सा है तो इन्फॉर्मेशन पूरा उसको इम्प्लीमेंट करके जो मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये हो गया डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। और गुड इन्फॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, एक एक्रोनिम है, इससे आप याद कर सकते हो। वैसे MCQ है तो ज़्यादा वो करना भी नहीं है, आपको बस याद रखना है कि गुड इन्फॉर्मेशन के क्या क्या हो सकता है। तो एक्यूरेट हो सकता है, एक्यूरेट होना चाहिए भैया। देखो, एकदम सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आधी अधूरी हुई तो आप लोगों को पता है भाई, आधा अधूरा काम बताओगे तो फिर सामने वाला बंदा सही से नहीं समझ सकता। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर हम 50,000 रुपये ले रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो हमारे को उसका बेनिफिट जो है वो 50,000 से ज़्यादा का मिलना चाहिए। हो गया कॉस्ट इफेक्टिव। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए भाई, ये नहीं कि आप कुछ भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, रिलेवेंट होनी चाहिए। अब तुमने मांगी कि हमें भाई मैनेजमेंट हमें चाहिए क्या, हमने कितनी सेल्स करी, लेकिन तुम आप हमें बता रहे हो कि हमने कितनी परचेज करी। तो रेलिवेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अथॉरिटेटिव होनी चाहिए, पूरी पावर के अकॉर्डिंग जितना भी हो सके उसके हिसाब से देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। टाइमली होनी चाहिए, तो ये थी हमें आज, तुम दे अगले साल रहे हो। ठीक है, ईजी टू यूज़ होनी चाहिए कि ये ना हो कि मुश्किल से यूज़ कर पाए, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आसानी से यूज़ कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल, ये 3 मेन फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। प्लानिंग की बात करें तो पहला पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, इस्टेब्लिश करता है ऑब्जेक्टिव और फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। प्लानिंग जो होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का, और डिसाइड करते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या क्या करना है, कैसी कैसी हमारी स्ट्रैटेजीज लगानी है, क्या इंप्लीमेंट करना है, कैसे कैसे हम अपने जो गोल सेट कर रखे हैं उसे अचीव करना है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन किस प्रकार की चाहिए होती है प्लानिंग के अंदर, व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, पहले पास्ट में क्या हो गया, और व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचरिस्टिक भी होती है और पास्ट को भी मद्देनजर रखती है कि मतलब पास्ट में क्या क्या हुआ और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। ये प्लानिंग का प्रोसेस हो गया। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो कंसीडरिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको उसके जरिए आप लोगों को डिसीजन लेना है कि इस इन्फॉर्मेशन के जरिए, मतलब आज हमारी सेल 2 लाख है, पिछले साल 1 लाख थी, तो हम क्या क्या इससे डिसीजन ले सकते हैं वो सब देखना। चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव, अब आपके पास ये आपके दो कंपनी खरीदनी है, एक आपको यहाँ दिल्ली में मिल रही है, एक आपको यहाँ मुंबई में मिल रही है, तो आपको कौन सी कंपनी लेनी चाहिए, दिल्ली वाली आपको ज़्यादा फायदा देगी या मुंबई वाली ज़्यादा फायदा देगी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में ये सब आ गया। और इन्फॉर्मेशन किस प्रकार की चाहिए होती है, इसमें रिलायबल इन्फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन, अलग अलग कि जो भी आपको अलग अलग चीज़ें लेनी है तो उसके ऊपर अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। जैसे कि हम दिल्ली और मुंबई के एग्जाम्पल लें तो दिल्ली में किस एरिया में आपको लेनी चाहिए, मुंबई में किस एरिया में लेनी चाहिए। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट ऑप्शन की, अगर हम दिल्ली में लेते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कि अगर दिल्ली में लिया तो क्या वहाँ पे क्या क्या खतरे रह सकते हैं, कौन सी एरिया के पास ले रहे हैं, मुंबई में लिया तो कहाँ कहाँ ले रहे हैं, क्या समुद्र के आसपास तो नहीं ले रहे, क्या हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स के ज़्यादा चांसेस तो नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कंट्रोल, द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सेकेंड पार्ट जो होता है वो कंट्रोल होता है। कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एक्चुअल एंड प्लान्ड रिजल्ट्स टू टेक कंट्रोल मेजर्स। अब मान लीजिए आप ये स्टार्ट में खड़े हो, आपने ये लोग सोच लिया कि हम ये अचीव करने वाले हैं फ्यूचर में, तो आप कंट्रोलिंग का मतलब ये हो गया कि आप जो पूरे साल में लगातार देखे जा रहे हो कि हमने सोचा था कि हमारी 3 महीने बाद 1 लाख की सेल हो जाएगी, 6 महीने बाद 2 लाख की सेल हो जाएगी, तो क्या आपकी ये सेल्स अचीव हो पा रही है, नहीं। जो भी आप करते जा रहे हो उसको एकदम पूरा मॉनिटर करते रहना कि आप सही कर रहे हो या फिर नहीं, वही हो गया कंट्रोलिंग। ये इन्फॉर्मेशन की चाहिए होती है, एक्चुअल रिजल्ट की चाहिए होती है, प्लान्स ऑन टारगेट्स की, क्या क्या आपके टारगेट्स अचीव करने के लिए प्लान्स हैं, इंटरनली प्रोड्यूस फीडबैक, जो भी आप अपनी कंपनी के अंदर फीडबैक बनाते हो वो सब। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मिशन स्टेटमेंट की। द मिशन स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट इन राइटिंग दैट डिस्क्राइब्स दैट ओवरऑल एम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मिशन स्टेटमेंट जो है वो बताती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का पूरा गोल क्या है, एम क्या है, कि वो क्या अचीव करना चाहती है।
जैसे हम प्रॉफिट कमर्शियल कंपनीज देखें तो वो प्रॉफिट कमाना चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि आज आप कर लिया कि 30 करोड़ का प्रॉफिट हमने कमाना ही कमाना है, क्या क्या इनका ऑब्जेक्टिव है। तो ये हो गया मिशन स्टेटमेंट, और किस प्रकार से कमाना है इसके अंदर 4 एलिमेंट आ जाते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि मिशन स्टेटमेंट जो होता है वो राइटिंग होता है, इज अ स्टेटमेंट इन राइटिंग, यानी कि लिखा हुआ वो होता है। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल के सोचोगे इस साल तो भैया हम 30 करोड़ सेल करेंगे और बोल दिया और हो गया, ठीक है। राइटिंग में होना जरूरी है, कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है। और 4 मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं? पर्पस, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज एंड कल्चर और वैल्यूज। पर्पस क्या क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है कि हमने एक बिजनेस बनाया है किस लिए। स्ट्रेटजी क्या है कि मतलब किस किस प्रकार से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पॉलिसीज, कल्चर क्या है, क्या क्या कब पॉलिसीज लगाते हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं। कल्चर क्या है कि आपको किस प्रकार के ड्रेस कोड पहनना है, ये सब चीज़ें। वैल्यूज आपने क्या क्या सोच रखी हैं कि भैया हमने इतना स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोड्यूस करने ही करना है, इससे नीचे हम कभी जाएंगे नहीं, क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। तो ये सब मिशन स्टेटमेंट में आ गया। और लेवल्स ऑफ प्लानिंग के बारे में बात करें तो स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, ये आप लोगों ने शायद से बीटी में भी पढ़ रखा होगा, अगर आपने पढ़ रखी है तो। स्ट्रेटेजिक यानी कि जो सबसे ऊपर टॉप लेवल होता है, बीच में मिडिल लेवल होता है, लास्ट में ऑपरेशनल लेवल होता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल ये जो होता है इसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स देखे जाते हैं। स्ट्रेटेजिक जैसे ही सुनो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म जरूर आना चाहिए। और जो होता है सीनियर मैनेजर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मेन जो टॉप लेवल की प्लानिंग होती है वो खाली सीनियर मैनेजर्स करते हैं। फिर अगर मिडिल लेवल की बात करें यानी कि टैक्टिकल प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगर आप ये लॉन्ग टर्म है तो ये शॉर्ट टर्म प्लान होंगे, और इसमें भी सीनियर मैनेजर इन्वॉल्व होते हैं। और ऑपरेशनल प्लानिंग और कंट्रोल के बारे में बात की जाए तो डे टू डे प्लान होते हैं ऑपरेशन, यानी कि आज हमारे कितना खर्चा होगा, और इसमें सारे मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये बहुत ईजी सा टॉपिक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं सॉरी तो इसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर हमारे 4 सेंटर आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू की पीयूवी से, तो इसको भी पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का एक इंडिविजुअल पार्ट है हुज मैनेजर हैज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज परफॉर्मेंस। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, मैनेजर की जो भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसके अंदर मेन 4 ये सेंटर आते हैं: कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर। मैनेजर मस्ट बी एबल टू प्लान एंड कंट्रोल द एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस इन विच दे आर मेजर्ड। मैनेजर को है वो हमेशा प्लान और कंट्रोल करके चलना चाहिए वो परफॉर्मेंस के एरियाज जहाँ पर ये सब चीज़ें जो है परफॉर्मेंस उनकी मेजर की जाती है। तो मेन 4 सेंटर हैं, आगे इसके बारे में ब्रीफ में दे रखा है, पढ़ते हैं। कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर। पहले तो आपको मेन जो चीज़ें याद रखनी है, कॉस्ट सेंटर में जो भी होगा पार्ट्स ऑफ द बिजनेस फॉर विच कॉस्ट आर आइडेंटिफाई, ठीक है। कॉस्ट सेंटर के अंदर जो है मेन कॉस्ट आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड की जाती है। प्रॉफिट सेंटर के अंदर आपको जो कॉस्ट आती है वो जो आप रेवेन्यू कमाते हो, ठीक है। और प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट तो आएगा ही, तो प्रॉफिट सेंटर के प्रॉफिट, कॉस्ट और रेवेन्यू, ये सब चीज़ें याद रखनी है। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको याद रखना है कैपिटल एम्प्लॉयड। एमसीक्यूज के नज़रिए से बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे याद रखना है। तो कॉस्ट सेंटर के अंदर का कॉस्ट जो है वो आइडेंटिफाई रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट के अंदर कॉस्ट भी आता है, रेवेन्यू भी आता है और प्रॉफिट भी आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, और रेवेन्यू सेंटर के अंदर आपके जो होता है रेवेन्यूज एंड यानी कि सेल्स वगैरह आता है। तो रेवेन्यू के अंदर खाली रेवेन्यू, प्रॉफिट के अंदर कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट, कॉस्ट के अंदर खाली कॉस्ट, और इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड मेजर किया जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद करने के भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। वेयर माइट इट बी फाउंड, कहाँ कहाँ फाइंड किया जाता है। कॉस्ट सेंटर जो होता है वो कोई भी प्रोडक्शन या फिर सर्विस लोकेशन फंक्शन में, या फिर एक्टिविटी और आइटम ऑफ इक्विपमेंट डिवीजन ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड सेवरल कॉस्ट एंड रेवेन्यू सेंटर्स। ये सब आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे तो। हाउ इज परफॉर्मेंस मेजर, कॉस्ट सेंटर की कैसे की जाती है कि कितने कॉस्ट टारगेट अचीव किए, और प्रॉफिट सेंटर की कैसे की जाती है कितने प्रॉफिट बनाए गए सेंटर के द्वारा। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे हो गया। इन्वेस्टमेंट सेंटर से, रेवेन्यू सेंटर से हो गया कि कितना रेवेन्यू आपने बनाया। तो ये सब देखा जाए तो आपका मेन, अगर आपको ये पता चलेगा कि कॉस्ट सेंटर में क्या चीज़ें आइडेंटिफाई रिकॉर्ड करते हैं तो उससे आप लोग आगे का पता लगा ले लोगे। और एग्जाम्पल की तरफ से कॉस्ट सेंटर में ऑडिट, टैक्स, ये सब। प्रॉफिट सेंटर में होलसेल एंड रिटेल डिवीजन्स। इन्वेस्टमेंट सेंटर यूके यूरोपियन डिवीजन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, ये सब, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड समराइजिंग देम इन पीरियोडिक स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर। ये आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनाई जाती है। अब मान लो आप लोगों ने बैलेंस शीट बना दी, ठीक है। बैलेंस शीट वो आपके अंदर के लिए किसी बंदे के काम की नहीं है, ये बाहर के इन्वेस्टर्स वगैरह देखेंगे और इससे वो सोचेंगे कि क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कि कंपनी की कैसी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या कमा रही है, कैसे नहीं कमा रही है, कैसे मतलब इनकी ग्रोथ चल रही है, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनाते हैं मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग डाटा एंड प्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हमने ऊपर पढ़ा। और कॉस्ट अकाउंटिंग बाकी सब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए आप एक बॉटल या फिर एक शर्ट बना रहे हैं, ठीक है, शर्ट्स में क्या कितने बटन लगे, कितना रॉ मटेरियल लगा, ये सब चीज़ें, और फिर पूरी जब मटेरियल वगैरह लग गया तो पूरे उस जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग ने हमें ये बता दिया कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें बताएगी कि ये अगर आज हम 100 रुपये में बेच सकते हैं तो थोड़े टाइम बाद यानी कि फ्यूचर में हम इसको 200 में भी बेच पाएंगे। फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी दिखाती है। और पास्ट को मद्देनजर रखते हैं, यानी कि पास्ट से सोच के आगे फ्यूचर का फोरकास्टिंग करती है, ठीक है। और फाइनेंशियल भी इंक्लूड करती है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फीचर्स होकर। और अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, तो यहाँ पर दिया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको पता चलना चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल यूज के लिए आता है, यानी कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज इसे यूज करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, एग्जांपल शेयर होल्डर्स, पेबल्स, लेंडर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, ठीक है। आप लोगों को जैसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ में आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल यूजर यूज करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंटरनल यूज करते हैं। पर्पस क्या होता है इन्फॉर्मेशन का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो टू एड प्लानिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे प्लानिंग कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग की हेल्प करने के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन यूज करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, वही बैलेंस शीट और P&L आपको बनाना होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। लीगल रिक्वायरमेंट देखी जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नया एमसीक्यूज में आ सकता है कि लीगल रिक्वायरमेंट किसमें होती है किसमें नहीं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं होती। और अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो लिमिटेड कंपनीज मस्ट प्रोड्यूस फाइनेंशियल अकाउंट। लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं एक आधी कैटेगरी, तो उसके अंदर ज़रूरी होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें जो है वो नहीं होती। फॉर्मेट कैसा होता है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है, इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, उसी हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं। इसमें जो होता है लिमिटेड कंपनीज मस्ट प्रोड्यूस फाइनेंशियल अकाउंट। इन लिमिटेड कंपनीज को फाइनेंशियल अकाउंट बनाना होता है एंड मोस्ट यूजफुल वे ऑफ प्रेजेंटिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले खुद सोचते हैं, लिमिटेड कंपनीज वालों को जो मतलब जिस हिसाब से फॉर्मेट होते हैं उसी को फॉलो करना होता है। लास्ट बात करते हैं नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल भी बात करते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी बात करते हैं। ये प्रोडक्ट हमें कितना प्रॉफिट देने वाला है, इससे हमारे सेंटर के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, किस प्रकार से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और नॉन फाइनेंशियल टर्म में कि हम इसको कंपटीशन में रख सकते हैं, ये हमारा ये प्रोडक्ट है तो दूसरे प्रोडक्ट के साथ कितना कंपटीशन कर सकते हैं। हम ये प्रोडक्ट 12 रुपये में बेच रहे हैं, 10 में बेच रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बिक रहा है तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इससे ज़्यादा है, इससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। ये नॉन फाइनेंशियल भी बताता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है मोस्टली ज़्यादातर जो होता है वो फाइनेंशियल बताता है। टाइम पीरियड की बात करें तो हिस्टोरिकल एंड फॉरवर्ड लुकिंग होता है, यानी कि पास्ट को भी ध्यान में रखता है और आगे फ्यूचर को भी देखता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मेन होता है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है, यानी कि मेन पास्ट के बेसिस पे होता है। तो ये रहा हमारा डिफरेंस। और चैप्टर 1 इसी के साथ कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब